नमस्कार प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे बिल्कुल। और अपन अपनी स्टडी जारी करी रखी होगी, सबने पढ़ाई लिखाई करी रहे होंगे। और इसके अलावा हम जो पेपर शुरू कर रखा है बीएससी पार्ट थर्ड में क्वांटम फिजिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगली क्लास पे बात करते हैं अपन। पिछली क्लास तक सबने पढ़ लिया होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। बहुत प्यारे बच्चे हैं मेरे। और इसके अलावा देखो अब आगे बढ़ते हैं। कल लास्ट में एक हेडिंग लगाई थी अपन ने, हम बात कर रहे थे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की। और फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव के बाद हमने पढ़ा था आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत से पढ़ रहे थे। बेसिक बातें हमने की थी। एक हमने बताया था कार्य फलन, या क्या बताया था, वर्क फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, छोटे बड़े क्वेश्चंस के लिए। और इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो देखिए, लिखिए प्यारे बच्चों, हेडिंग लगाओ, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण या आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हेडिंग लगा लीजिए सब। पीछे क्लास ज़रूर पढ़िए प्यारे बच्चों। पीछे क्लास जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में थोड़ा कम आएगा। बाकी तो मैं बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से बता रहा हूँ। और कंटिन्यू सीरीज़ में पढ़िए। कल भी कुछ बातें बताई थी मैंने। स्टेप बाय स्टेप चलोगे, तब एक एक छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ोगे, तब जाके पूरा काम होगा। एक साथ मत पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ बहुत बेहतरीन ढंग से। और देखिए बच्चों, अब इसमें समझने की चीज़ें, इसमें आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण या आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन क्या होगा। देखिए, समीकरण बनाने के लिए आइंस्टीन ने किसकी बात की है, ऊर्जा या एनर्जी की बात की है। आइंस्टीन ने किसकी बात की है मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा या एनर्जी की बात की। कोई भी धातु की प्लेट है या कोई भी धातु या मेटालिक प्लेट है, इसके ऊपर जैसे मान लो एनर्जी आ रही है आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितनी एनर्जी आई आपके पास, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई इस पे। अब मान लो इस धातु का कल बताया था कि कम से कम इसको एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा की आवश्यकता को हम क्या कहते हैं, कार्यफलन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कार्यफलन या वर्क फंक्शन कहते हैं। कार्यफलन या वर्क फंक्शन वो कम से कम ऊर्जा है जिसको अवशोषित करने के बाद ही, या उसको अब्जॉर्ब करने के बाद ही ये धातु या जो मेटालिक प्लेट है उसमें से क्या उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। कि ए मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एट विच इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल, कि जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होंगे। जैसे मान लो 8 आई, अब ये धातु थी, मान लो इसकी कितनी है, 5। सबकी अलग अलग होती है, कुछ की 1.9 होती है, कुछ की 2.1 होती है, 4.7 भी होती है, अलग अलग होती है हर एक धातु की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मान लेते हैं अपन इसकी कितनी है, 5। ठीक है, इधर से कितना आ रहा है, 8 आएगा तो 5 तो ये ले लेगा, 5 तो ये ले लेगा। वो तो किस में चला जाएगा, कार्यफलन। कार्यफलन को क्या कहा था, फाई, या क्या नाम दिया था, h0। कल बताया था कार्यफलन को फाई या क्या कहते हैं, h0। 5 तो इसने ले ली। 5 लेने से इसकी विभव रोधिका या पोटेंशियल बैरियर टूट गया, और टूटने से इसमें से क्या उत्सर्जित हो गए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए मेरे प्यारे बच्चों। क्या उत्सर्जित हो गए, इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित या इमिट हो गए। अब देखो, 8 में से 5 तो इसने ले ली, बाकी 3 कहाँ गई। जो 3 एनर्जी बचेगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझने के लिए बता रहा हूँ, बाकी जो एनर्जी बचेगी वो किस में बदल जाएगी, इन इलेक्ट्रॉनों की क्या बन जाएगी, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी के रूप में काम करेगी। इनकी क्या बन जाएगी, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। 8 आई थी, 8 में 8 के 2 टुकड़े हो गए, 5 तो यहाँ चली गई और 3 यहाँ चली गई। यही हुआ आपके पास। आई कितनी थी, 8 का मतलब कितनी आई थी, h0। 2 हो गए, 1 हो गया h0 प्लस ये क्या हो गई, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो ये हो गया h0 माइनस कितना हो गया आपके पास, h0। काइनेटिक एनर्जी का अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा, h0 माइनस कितना हो जाएगा, h0। और यही जो समीकरण दिख रहा है आपको,
ये इसी समीकरण की सहायता से हम क्या बनाएंगे, प्रकाश विद्युत समीकरण कह देंगे, या इसको क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे, इफेक्ट इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो बस इसको छोड़ो अभी समीकरणों को, पहले जो मैंने बातें बोली थ्योरी की वो लिखिए, फिर समीकरण तो मैं इससे बना दूंगा 8 = 5 + 3, रटने की जरूरत नहीं है आपको, लिखिए इसके अंदर। जब hν ऊर्जा का एक फोटोन, जब hν ऊर्जा का एक फोटोन धातु के किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित किया जाता है, जब, देखो इसको क्या नाम देते हैं हम, hν, देखो थ्योरी भी ऐसे लिखनी है, इसको क्या कहते हैं, hν। जब hν ऊर्जा का फोटोन, अब एक हो सकती है, 2 hν, 3 hν, कितनी भी हो सकती है, जब hν ऊर्जा का फोटोन इसके ऊपर आपतित करवाते हैं धातु पे, तो इसमें से कितना अवशोषित कर लेती है, hν0 तो धातु अवशोषित कर लेती है, अवशोषित करके क्या उत्सर्जित करती है, इलेक्ट्रॉन, और जो शेष ऊर्जा बच जाती है वो किसके रूप में हो जाती है, गतिज ऊर्जा। यही थ्योरी लिखनी है, समझ गए मेरी बात को। और जो बाकी बच जाती है वो किसके रूप में होगी, गतिज ऊर्जा के रूप में। तो लिखिए इसमें थ्योरी, देखो बहुत आसान है। यदि hν ऊर्जा का, यदि hν ऊर्जा का फोटोन, यदि hν ऊर्जा का फोटोन धातु पर आपतित होता है, यदि hν ऊर्जा का फोटोन धातु पर आपतित होता है, यदि hν ऊर्जा का फोटोन धातु पर आपतित होता है, तब एक मिनिमम मात्रा 5 का मतलब कार्यफलन फाई बराबर hν0, तब hν0 = फाई ऊर्जा धातु द्वारा, hν0 = फाई ऊर्जा धातु द्वारा अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए जाते हैं, तब hν0 = फाई ऊर्जा धातु द्वारा अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए जाते हैं, तथा शेष ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में, प्रकट होती है, शेष ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है, लिखिए इंग्लिश में, व्हेन ए फोटोन, लिख लो पहले बच्चों, फिर और समझा देते हैं, समीकरण बन जाएगा। व्हेन ए फोटोन ऑफ hν एनर्जी, when a photon of hν energy, when a photon of hν energy, when a photon of hν energy incidenting on a metal, when a photon of hν energy incidenting on a metal, then hν0 = phi energy, then hν0 = phi energy absorbed by metal, then hν0 = phi energy absorbed by metal, then hν0 = phi energy absorbed by metal for the emission of electrons, and remaining energy in the form of kinetic energy, and remaining energy in the form of kinetic energy, and remaining energy in the form of kinetic energy, and remaining energy in the form of kinetic energy, and the remaining energy in the form of kinetic energy। आगे लिखिए, अतः ऊर्जा संरक्षण से, अतः ऊर्जा संरक्षण से 10 बाई एनर्जी कंजर्वेशन, अतः ऊर्जा संरक्षण से
अधिकतम गतिज ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण से इलेक्ट्रॉनों की अतः ऊर्जा संरक्षण से इलेक्ट्रॉनों की गति अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा by the energy conservation law maximum kinetic energy of electrons half mv square maximum is equal to h nu minus phi। आया कैसे समीकरण इक्वेशन? देखो आप समझने के हिसाब से और चीज़ें लिख सकते हो। अभी बताया थे धातु की प्लेट थी, इस पे ऊपर से कितनी आई 8 है, इसको कितनी ज़रूरत होती है 5 तो चाहिए तब 5 मिलते हैं, इसमें से क्या निकल गए इलेक्ट्रॉन, तो बाकी कहाँ चलेगी 3 इनके साथ चली गई। अब जो 8 आती है वो तो क्या हो गई एच न्यू, यहाँ जो चाहिए होता है उसको कहते हैं फाई कार्यफलन, या इसको हम कहते हैं एच न्यू नॉट, ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉनों के साथ जो चली गई वो क्या हो गई गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी, क्या हो गई गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से देखिए 8 बराबर कितना हो गया 5 + 3, 8 बराबर कितना हो गया 5 + 3, ध्यान से समझना मेरी बात को। 8 बराबर 5 + 3 हो गया, 8 कितना है प्यारे बच्चों एच न्यू, यहाँ से ये 5 कितना है फाई, और 3 क्या हो गई काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, तो ये होगी हाफ mv स्क्वायर। तो यही तो लिखा है मैंने यहाँ हाफ mv स्क्वायर। अब अधिकतम यही होगी जो इसके अलावा बचेगी, इसके अलावा तो होगी ही नहीं। तो ये हो गया एच न्यू माइनस फाई इज इक्वल टू कितना हो गया हाफ mv स्क्वायर। आप बताओ कि सबकी फॉर्मूला याद हुआ नहीं हुआ? अरे हुआ नहीं हुआ आसानी पूर्वक, तो रटने की ज़रूरत नहीं, इसी कंसेप्ट से चलिए। हर चीज़ को एक ट्रिक से एक कंसेप्ट से ध्यान रखते हैं, तो ऐसे आंख बंद करके फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं कि हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस कितना होगा फाई। नहीं भी, ये फॉर्मूला आता कहाँ से है वो मैंने समझा दिया। आप इसको चाहे लिखना चाहो आपके समझ के हिसाब से तो आप साइड में इसको लिख भी सकते हैं इन बातों को, ठीक है। यहाँ m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन की तो गतिज ऊर्जा की बात हो रही है, और v क्या है इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम या अधिकतम वेग। जहाँ ये लिखना चाहो तो लिख दीजिए, सारी बातें लिखते हुए चलिए। जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, वेयर m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक है। v क्या है तथा v अधिकतम वेग है, तथा v इलेक्ट्रॉन का या अधिकतम वेग है, एंड v इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। v इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग है एंड v इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ से देहली आवर्ती, एक चीज़ देखिए, देहली आवर्ती न्यू नॉट, देहली आवर्ती न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के प्रकाश फोटोन के लिए, के प्रकाश फोटोन के लिए, के प्रकाश फोटोन के लिए फॉर फोटोन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, फॉर फोटोन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। अब देखिए जब जो प्रकाश आएगा, आने वाला ही कितना आ गया थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड पीछे समझा के आया हूँ मैं कि उतना ही हो, बस जितनी क्या हो आवश्यकता। अब यहाँ से देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से 5 ही आया, 5 की तो आवश्यकता है, 5 ही आया और 5 की ज़रूरत थी, तो आगे काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी 0। अरे कोई बचेगी क्या? नहीं बचेगी गतिज ऊर्जा। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये तो हो जाएगी 0 इज इक्वल टू न्यू की जगह कितना आ गया, लोवेस्ट ही आ गया, इसका न्यू पहले ज़्यादा होता था तब 8 होती थी ये, भाई दोनों में एच एच तो सेम ही है, ये न्यू और न्यू नोट से ही, तो ये 8 थी और ये 5 थी। अब ये थ्रेशोल्ड ही हो गई तो ये न्यू नोट हो गया और ये भी न्यू नोट ही आपके पास, तो ये 5 थी तो ये भी 5 हो गया, 5 तो इसको चाहिए थी इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए, तो अब ये कितनी हो गई 0 हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब यहाँ से वैल्यू 0, न्यू की वैल्यू जिसको न्यू कहते थे अब उसकी तो जितनी ज़रूरत है उतनी हो गई, 5 ही ज़रूरत है 5 ही आ रही है, इसका मतलब ये कितना हो गया न्यू नोट हो गया, और माइनस फाई यही बना आपके पास। इसका मतलब क्या हुआ, फाई इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास एच न्यू नोट। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड से वैल्यू किस में रखूँगा फर्स्ट में। तो देखिए समीकरण या इक्वेशन 1 तथा 2 से, समीकरण इक्वेशन 1 तथा 2 से
क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो गया मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास एच न्यू माइनस कितना हो गया, एच न्यू नॉट। हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस कितना हो गया, एच न्यू नॉट। यही बना आपके पास। इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 3, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3, यहाँ तक नोट कर लो। ये जो इक्वेशन 3 आई, इसे ही हम क्या कहते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। यहाँ लिख लेना कि समीकरण 3 को आप नीचे लिख सकते हो चाहे, समीकरण 3 को आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। इक्वेशन थर्ड इज कॉल्ड आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब बताओ मुझे कमेंट करके, किसी को कोई डाउट ये रटने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। इधर से देखो, इसको देख देख के हम ये लिख लिया, एच न्यू बराबर 5 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब इससे आप कुछ भी बना सकते हैं। जिसके ये दिमाग में इमेज है वो बच्चा ये थ्योरी भी लिख सकता है कि ऊपर से एच न्यू एनर्जी आती है, उसमें से ये ले लेता है कार्यफलन, और बाकी किस में चली जाती है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। यही तो लिखी हुई है इसमें थ्योरी, यही तो लिखी हुई है ना थ्योरी। और फिर इसी को 8 5 3 में से हमने देखो कैसे लिख दिया इसको, 8 बराबर 5 प्लस 3 तो 5 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और ये लिख लिया आपके पास। अगर बेसिक से बेसिक आए कि 5 की ज़रूरत थी, 5 ही आए तो न्यू नोट ही आएगी, फिर ऊपर से भी तो न्यू नोट आएगी, तो फिर आगे 5 आई, 5 तो इसलिए ले ली, आगे कितनी पहुँचेगी 0, तो हाफ एम वी स्क्वायर कितना हो गया 0, एच न्यू नोट माइनस कितना हो गया 5 हो गया, न्यू की जगह कितना आ गया, न्यू नोट आ गया, तो 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, एच न्यू नोट हो गया। तो ये हो गया आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस कितना हो गया, एच न्यू नोट। ये जो समीकरण 3 या जो इक्वेशन थर्ड है, इसे हम कहते हैं प्रकाश विद्युत समीकरण, किसका, आइंस्टीन का। तो कीजिए, नोट कीजिए इसको प्यारे बच्चों। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है किसकी, आइंस्टीन के अनुसार। तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके कि हमें बिल्कुल सर समझ में आ गया और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। एग्ज़ाम में पूछता है कई बार कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके कुछ बेसिक बातें और हैं, इससे आगे उनकी बात करते हैं अपन यहाँ से। इसी में आगे चलिएगा, टॉपिक दूसरा लगाने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बस। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, पीछे भी हम पढ़ के आए थे कि एक निरोधी विभव होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखो यदि V नॉट निरोधी विभव है, प्रकाश विद्युत से बात कर रहा हूँ मैं, यदि V नॉट निरोधी विभव है, इफ़ V नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, तब यदि V नॉट निरोधी विभव है या V नॉट क्या आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो हम पीछे पढ़ के आए थे प्यारे बच्चों की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, EV नॉट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, EV नॉट के। तो हम जानते हैं EV नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये कितना हो गया आपके पास मैक्सिमम। EV नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। ठीक है, अब आ जाओ समीकरण 3 से बात करें, इसको दे दो इक्वेशन नंबर कितनी, 4। यहाँ देखिए हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम है अपने पास, और इसकी जगह हम मान या वैल्यू पुट कर सकते हैं कितना, EV नॉट पुट कर सकते हैं। अरे इसकी जगह मान या वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं, EV नॉट पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए समीकरण इक्वेशन 3 तथा 4 से, समीकरण इक्वेशन 3 थर्ड एंड फोर्थ, 3 और 4 इक्वेशन से देखा जाए तो ये कितना हो गया मेरे दोस्तों, ये तो हुआ आपके पास EV नॉट इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये हो गया एच न्यू, और माइनस कितना हो गया आपके पास एच न्यू नॉट। EV नॉट इक्वल टू कितना हो गया, एच न्यू, माइनस कितना हो गया आपके पास एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट। अब देखो समझो चीज़ों को, यहाँ से बहुत चीज़ें सीखने की है। देखो बच्चा यहाँ मैथमेटिकल लगेगी और मैथमेटिक्स काम आएगी, संख्या लाइन रूप में चलेंगे अपन, तो देखो कैसे करना है, ध्यान से देखो भी, बोर्ड पे देखो, उसके बाद बात करते हैं।
यहाँ तक तो किसी की समस्या नहीं होगी, ये तो हम जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू कितना होता है, ई वी नॉट होता है। अब यहाँ से देखिए ये हो गया वी नॉट इज इक्वल टू, ये हो गया एच अपॉन ई और इंटू कितना हो गया न्यू, माइनस ये हो गया एच अपॉन ई इंटू कितना हो गया न्यू नॉट, यही हुआ आपके पास। आप देखिए इसको ऐसे समझें, इसको हम क्या समझें, y इज इक्वल टू, ऐसे समझो, वो लिखना मत एक बार, y इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस कितना हो गया आपके पास c। कोई भी रेखा है लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस कितना होता है c। यहाँ दो चर या दो वेरिएबल हैं, एक आपके पास चर या वेरिएबल y है और ये कौन है x। y का काम अपने इस ऊपर वाले की तुलना करो, कंपेयर करो, कौन कर रहा है v नोट, x का काम कौन कर रहा है न्यू, m का काम कौन कर रहा है h अपॉन c, और c का काम कौन कर रहा है, जो अंतःखंड या इंटरसेप्ट कहते हैं जिसको, अंतःखंड या इंटरसेप्ट का काम कौन कर रहा है h न्यू नॉट अपॉन e, और वो भी किस में, माइनस में। और ये होता है m का मतलब होता है स्लोप या ढाल, तो ढाल या स्लोप का काम कौन कर रहा है h अपॉन e। अब देखिए इसी चीज़ को हम ग्राफ में बनाना चाहें तो मैथ्स में ऐसे ही तो बनाते हैं हम। ये तो कौन सा एक्स एक्सिस होता है x, लेकिन x नहीं है, यहाँ कौन सा एक्सिस काम करेगा न्यू, y नहीं है, यहाँ पे एक्सिस कौन सा काम करेगा v नोट, अरे कौन सा एक्सिस काम करेगा v नोट। इस बार जो नॉर्मल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू हम बनाते हैं एम एक्स प्लस कितना c, तो वो तो ऐसे बनती है कि m तो हो गया ढाल आपके पास और प्लस का ये क्या हो गया आपका c, अंतःखंड या इंटरसेप्ट हो गया। लेकिन यहाँ जो अंतःखंड या इंटरसेप्ट होने वाला है वो किस में है, माइनस में, तो इस बार अंतःखंड कहाँ होगा, नीचे की ओर, तो लाइन जो खींची जाएगी वो ऐसे खींची जाएगी। और इस लाइन का जो ढाल होगा, ढाल कह दीजिए चाहे उसको हम क्या कह सकते हैं, स्लोप कह सकते हैं, स्लोप तो ये होगा m कितना होगा h अपॉन ई। समझ में आ रहा है ना, अरे मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो अभी नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से देखो भाई ये तो हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस कितना हो गया c। अब यहाँ से देखिए y का मतलब हो गया v नोट, m का मतलब h अपॉन ई, ये कितना हो गया, x का काम कौन कर रहा है न्यू, ये कितना हो गया आपके पास c। तो ये तो हो गया ढाल या स्लोप इसका, तो ढाल या स्लोप तो कितना हो गया इज इक्वल टू h अपॉन ई, h अपॉन कितना हो गया e। अंतःखंड देखा जाए तो माइनस में है तो दूरी या डिस्टेंस, भाई पहले प्लस सी होता था तो ये डिस्टेंस आती थी प्लस में, अब माइनस में तो डिस्टेंस ही आएगी, या तो इसको ऐसे कह दो कि ये दूरी आएगी, अब वो तो साफ ही दिख रहा है, नीचे है तो किस में है, माइनस में होगी। देखो दूरी तो प्लस में होती है लेकिन नीचे की तरफ है तो साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। बाकी होने को तो यही है एच न्यू नॉट अपॉन कितना है ई, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कितना है फाई अपॉन कितना है ई। यहाँ जब पॉइंट की बात करूँगा तब इसको क्या लग जाएगा, माइनस, बाकी तो दूरी तो डिस्टेंस ही होती है भाई, प्लस माइनस क्या होगा, अब नीचे की ओर है तब पॉइंट दिखाएंगे तब ये माइनस में हो जाएगी आपके पास। तो ये बना हमारे पास कि वी नॉट इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हमने कंपेरिजन किया, और कंपेरिजन करने के बाद हमने वक्र क्या होना चाहिए, सरल रेखा, और जिसका ढाल क्या हो गया, अरे वक्र क्या हुआ, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, और सरल रेखा स्ट्रेट लाइन हुआ और जिसका ढाल या स्लोप कितना हुआ आपके पास h अपॉन कितना हो गया e। तो यहाँ तक नोट करो इक्वेशन नंबर 5, और उधर से ग्राफ बना लो, उधर से क्या बना लो प्यारे बच्चों, ग्राफ। ये सारी चीज़ें लिख लीजिए, ढाल या स्लोप हो गया, इंटरसेप्ट या क्या हो गया, अंतःखंड हो गया। लिख लिया होगा। समीकरण 5 या ऐसे लिख लूँ, उपरोक्त चित्र या समीकरण 5 के द्वारा या समीकरण 5 की व्याख्या कौन करता है। समीकरण 5 निम्न ग्राफ, समीकरण 5 उपरोक्त ग्राफ लिख दीजिए। समीकरण 5 उपरोक्त ग्राफ की स्पष्ट व्याख्या, उपरोक्त ग्राफ की स्पष्ट व्याख्या करता है, उपरोक्त ग्राफ की स्पष्ट व्याख्या करता है, इसी से ग्राफ बना है, स्पष्ट व्याख्या करता है। इक्वेशन 5th इज ए क्लियर एक्सप्लेनेशन
of the above graph, of the above graph, of the above graph. इस ग्राफ की अगर थ्योरी लिखना चाहें तो लिख सकते हो। ग्राफ किसके बीच में है, रटने का कोई काम नहीं। ग्राफ किसके बीच में है, आवर्ती या फ्रीक्वेंसी के बीच में और निरोधी विभव के बीच में बना ग्राफ किस में है, सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन है, और जिसका ढाल या स्लोप कितना है, h/e, यही है। तो लिख लो चाहे लिखना चाहो तो। प्रकाश की आवर्ती एवं निरोधी विभव, प्रकाश की आवर्ती न्यू तथा निरोधी विभव v नॉट, निरोधी विभव v नॉट के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा है, के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा है, के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा है। ये डायग्राम का पार्ट है ना। सरल रेखा है जिसका ढाल h/e होगा। ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी न्यू एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल v नॉट, ग्राफ बिटवीन frequency nu and stopping potential v naught is a straight line, graph between frequency nu and stopping potential v naught is a straight line, and its slope h/e, and its slope h/e, and its slope h/e, and its slope is h/e, तथा इसका स्लोप h/e है, तथा इसका स्लोप h/e है। यहाँ तक भी सबके समझ में आया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबने लिख लिया होगा, अच्छे से ग्राफ बना लिया होगा। बना कैसे वो भी रटने की ज़रूरत नहीं है। क्या ढाल होगा, वो y बराबर mx + c से दिखेगा। अब बताओ मुझे कोई समस्या इसमें। आइंस्टीन की बेसिक थ्योरी मैंने बताई, आइंस्टीन का कार्यफलन मैंने बताया आपको, वर्क फंक्शन बहुत अच्छे से। और आज हम बात कर रहे थे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो विद्युत समीकरण रटने की आवश्यकता ही नहीं है, बताया था ना अभी उदाहरण, 8 = 5 + 3, उससे क्या बन जाएगा, आइंस्टीन का विद्युत समीकरण। या फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन किसकी बन जाएगी, आइंस्टीन की। और जो समीकरण बना उसमें हमने किसको काम में लिया, निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो हम पहले से जानते हैं। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, EV0 के बराबर होती है। तो यहाँ से इसको काम में लिया। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में समीकरण नंबर कितना था, 4 में काम में लेने से ये बन गया आपके पास। तो V0 = हो गया हमारे पास, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, V0 = हो गया h/e × न्यू, माइनस कितना हो गया h/e, न्यू0 हो गया। ये y बराबर mx + c से, तो ये y का काम करेगा, ये m का, ये x का, और ये किसका काम करेगा, c का। नेगेटिव है तो अंतःखंड या इंटरसेप्ट कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा, नकारात्मक में होगा। अब देखिए इस वक्र की सहायता से, हम न केवल प्लांक नियतांक निकाल सकते हैं बल्कि कार्यफलन भी ज्ञात कर सकते हैं। अरे भाई न्यू0 तो मालूम होगा ही हमें, यहाँ से देखो प्लांक नियतांक जब निकल जाएगा तो कार्यफलन भी ज्ञात हो जाएगा। तो एक लाइन और लिखेंगे इसके अंदर, इस वक्र की सहायता से न केवल प्लांक नियतांक बल्कि कार्यफलन भी ज्ञात कर सकते हैं, कार्यफलन भी ज्ञात कर सकते हैं। By this curve we can find Planck constant but also work function. By this curve we can find Planck constant but also work function. इसके बाद देखिए, ये तो जो प्लांक ने, वो आइंस्टीन ने बताया, इसके बाद इस प्रयोग का, इसका सत्यापन भी हो गया। दूसरे साइंटिस्ट ने इस पे काम किया और उसने कहा कि h की वैल्यू वही मिलती है जो वास्तव में होती है। जब हम एक्सपेरिमेंट से भी h की वैल्यू निकालते हैं जो 6.6 × 10⁻³ वाली वैल्यू है, सेम वही वैल्यू मिलती है किससे,
एक्सपेरिमेंट करके जब सोल्व करते हैं वास्तव में जब ग्राफ आता है उससे भी सेम वैल्यू मिलती है। तो इस एक्सपेरिमेंट या इस प्रयोग का क्या हो चुका है, प्रायोगिक सत्यापन, इसलिए हमेशा ट्रू रहेगा ये आपके पास। तो इस प्रकार से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। देखिए कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़ लिया और किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे, उन पे बात करता हूँ मैं अभी, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम एक तो पढ़ के आए हैं क्वांटम भौतिकी का विकास, क्वांटम भौतिकी का विकास या क्वांटम भौतिकी का उद्भव, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम फिजिक्स, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद हमने पढ़ा समझने के हिसाब से, बाकी कृष्णिका वीकेंड में पढ़ने वाले हैं हम अगली क्लासों में कृष्णिका शुरू करेंगे। इसके बाद कृष्णिका ब्लैक बॉडी पढ़ेंगे, उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ेंगे, युग्म पेयर पढ़ेंगे, युग्मन जो है आपके पास युग्म प्रभाव, सारी चीज़ें पढ़ते हुए फिर हाइजेनबर्ग पे भी जाएंगे, सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा एक सीक्वेंस होता है पढ़ने का और चीज़ों को समझने का, ऐसा नहीं कि जो दुनिया में चलता आ रहा है उसी को हम रगड़ते रहें, उसी चीज़ को नहीं भाई, थोड़ा सा अपने आप में मॉडिफाई बनो कि जिससे कि हम पढ़ने में एक सीक्वेंस अलग बने। अब मैथ्स में भी आपको ध्यान होगा कि कभी भी सवाल सीक्वेंस से नहीं करवाता, कभी भी क्वेश्चन सीक्वेंस से नहीं करवाता, क्योंकि किताबों में जो सवाल है वो सीक्वेंस के ऑर्डर से है ही नहीं। पहले सवाल टिपिकल है, फिर थोड़ा बेसिक है, फिर 5 सवाल टिपिकल है, बेसिक सवाल 8 नंबर पे है। तो पहले 8 कराऊंगा, 6 कराऊंगा, 7 कराऊंगा, फिर 1 कराऊंगा, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप, एक सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना होता है अपन को, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसमें भी वही फिजिक्स में रखते हैं कि जो रेल की पटरी चल रही है उस पर चलना ज़रूरी नहीं है बच्चों, और थोड़ा रास्ता जिसने अलग चुना है, जिसने भीड़ से रास्ता अलग चुना है, वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है, ठीक है। अब भीड़ में तो क्या पता किसने क्या काम किया क्या नहीं किया, लेकिन भीड़ से जिसने रास्ता अलग चुना है वही व्यक्ति सफल होगा। अपना लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन, खुद की लैंग्वेज, मेरी लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज, समझने का तरीका, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, ठीक है। सब कुछ अलग है और सब कुछ अलग है, इसीलिए अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, फिर इसके बाद में हमने पढ़ा प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या पढ़ा, इसका डायग्राम पढ़ा, डायग्राम मतलब प्रायोगिक व्यवस्था पढ़ी। इसके बाद इसमें क्या क्या लगा हुआ वो पढ़ा, इसकी कार्य प्रणाली या वर्क प्रोसेस पढ़ा हमने, वर्किंग प्रोसेस। इसके बाद इसके निष्कर्ष देखे, इसके रिजल्ट्स देखे, और रिजल्ट्स के बाद में तुलना करी, कौन सी पहले कौन सी फिजिक्स थी, चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स, और वर्सेस किसकी तुलना करी हमने, अरे किसकी तुलना करी, क्वांटम भौतिकी या क्वांटम फिजिक्स की तुलना करी, ठीक है। इसके बाद में प्रकाश विद्युत प्रभाव हम लेके आए किसके द्वारा, आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत से। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसके क्वांटम सिद्धांत से, आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत से। बेसिक थ्योरी पढ़ी इसकी, बेसिक थ्योरी पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा इसमें, कार्यफलन। अरे क्या पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कार्यफलन एक तो बेसिक थ्योरी थी कि किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, इसके बाद इसमें शब्द आता कार्यफलन। इसके बाद आज पढ़ा प्रकाश विद्युत समीकरण आइंस्टीन का, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी बनाया ना ग्राफ, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ के आए। तो देखिए क्लासेस में टाइम पास मत कीजिए प्यारे बच्चों, बहुत सारे टाइम पास चल रहे हैं, सब अपना अपना टाइम निकाल रहे हैं आपके लिए और एक टाइम पास कर रहे हैं। जब पूरी क्लास होती है कि 1-2 घंटे की, उसके बाद में जब कॉपी देखते हो आप, एक दिन लेके देखो क्लास, मेरा तो ये कहना है क्लास पढ़ के देखो आप। जब आप कॉपी देखोगे ना 1 घंटे के बाद, तो लाइन मिलेंगी उसमें 4 या 5। अब बोलो 1 घंटे डेटा ख़राब किया, टाइम ख़राब किया, और लाइन कितने मिली, 4 या 5, ठीक है। न कोई मोटिवेशन है उसमें, न कोई अच्छे श्लोक शायरी है उसके अंदर, सिर्फ बेतुकी बात है। तो ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, लंबे लंबे, पूरा कोर्स ही मिल सकता है, लेकिन नहीं भी ऐसे टाइम पास नहीं करना। ऐसी क्लासों से तो भले 1 घंटे की क्लास है, 1 मिनट का एक समीकरण सीख ले, वही अच्छा है। तो इसलिए उन चीज़ों से दूर रहो। और देखो अपने कितना सारा काम कर लिया, तो काम पे फोकस रखिए। वही कह रहा हूँ, डाउट क्लास एक दिन एक्स्ट्रा से रख दूंगा, फिर भी कोई टॉपिक है, सबकी कोई डाउट आ जाएगी, डाउट क्लास। अब मैं पढ़ाऊँगा या आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूँ कि कौन बच्चा क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो जिस दिन इतनी बड़ी क्लास होती है प्यारे बच्चों, ऑनलाइन में ऑफलाइन से ज़्यादा बच्चे होंगे, पहले बता रहा हूँ मैं आपको अपने पास, और उसमें संभव नहीं हर बच्चे से। और
फिर बीच बीच में अगर कोई ऐप के थ्रू आप नहीं आके अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो तो फिर बीच में कोई बच्चा बोलेगा, बहुत डिस्टर्बेंस होता है। इसीलिए बेस्ट तरीका है अपना, और कंटिन्यू पढ़ते रहो बेटर वे से, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है छोटा भी बड़ा भी। यहाँ से देखो इसकी परिभाषा डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे छोटे क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन बड़ा बन सकता है, निष्कर्ष अकेले पूछ सकता है। इसके अंदर आइंस्टीन वाले में कार्य फलन छोटा क्वेश्चन बन सकता है और पूरा बड़ा बन सकता है। कई बार यहाँ से ही पूछ लेता है प्रकाश विद्युत समीकरण बताइए, तो भी फिर ऊपर की भी थोड़ी बातें बतानी पड़ती हैं, बड़ा सवाल आएगा तो। और बता दूंगा मैं लिखने का तरीका, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए और साथियों को जोड़ते रहिए। धन्यवाद सबको, मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लासेस में।